नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार ने युवाओं को दी बड़ी सौगात, 66 लाख युवाओं को बांटे जाएंगे टैबलेट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में अहम फैसला हो सकता है। जानकारी के मुताबिक यूपी चुनाव से पहले युवाओं के लिए बड़ा फैसला लेते हुए सरकार 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का प्रस्ताव पास कर सकती है। यूपी सरकार 18 से 25 साल के युवाओं को टैबलेट देने की तैयारी में है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। अब राशन कार्ड नहीं होने पर भी मुफ्त में मिलेगा अनाज। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार अब बिना राशन कार्ड के भी मुफ्त राशन दे रही है। देश के कई राज्यों में अब उसी तर्ज पर मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अब इसके तहत दिल्ली एनसीआर में भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद दूसरे राज्य के लोगों को भी फ्री में राशन मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा दोस्तों यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड में पहले से ही राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद फ्री में राशन दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों देश में नए राशन कार्ड और पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने का भी काम चल रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी है आपका राशन कार्ड का आधार या बैंक खाते से लिंक होना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में सस्पेंड कार्ड को भी अभी हाल ही में लिंक किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली सरकार की ओर से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत खाद्यान्न का वितरण अब सभी ईपीओएस के माध्यम से लागू किया जा रहा है। अब इसके तहत लाभार्थियों को बिना कार्ड भी मुफ्त राशन मिल सकेगा, लेकिन इसके लिए आपका कार्ड आधार या बैंक से लिंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने यह सुविधा दी है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या किसी कारणवश आप राशन दुकान तक जाने में सक्षम नहीं है तो आपकी जगह यानी आपके कार्ड पर कोई अन्य भी राशन उठा सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने बढ़ाए हाथ। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से जूझते हुए भारत समेत पूरी दुनिया को 21 माह बीत चुके हैं। इस महामारी ने पूरी दुनिया में अब तक 48,22,223 लोगों की जान ले ली है। भारत में भी अब तक इस वजह से 4,49,283 लोगों की जान जा चुकी है। इसका एक सबसे बुरा प्रभाव उन बच्चों पर भी पड़ा है जिन्होंने इस महामारी में अपने माता पिता को खोया है। पूरी दुनिया में इस तरह के बच्चों की संख्या करीब 15 लाख है। वहीं यदि भारत की ही बात करें तो यह संख्या 1.20 लाख से अधिक है। लानसेट की रिपोर्ट बताती है कि 1 मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2021 के बीच ही 11,34,000 बच्चे इस महामारी की वजह से अनाथ हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 25,500 बच्चों ने अपने मां को खोया, जबकि 90,751 ने अपने पिता को इस महामारी से खोया है। वहीं अन्यों ने दोनों को ही खोया है। पूरी दुनिया में ये आंकड़े चिंता की वजह बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जो बच्चा इस महामारी में अनाथ हुआ है उसके लिए आगे की राह कैसी होगी, उनको कौन संभालेगा और उसका पालन पोषण कैसे होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, इसके लिए कई राज्यों ने इस बात की घोषणा की है कि जो बच्चे इस महामारी में अनाथ हुए हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। केंद्र सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों का 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया है। इसका प्रीमियम पीएम केयर्स फंड से भरा जाएगा। सरकार इन बच्चों के 18 वर्ष के होने तक इनका खर्चा उठाएगी। यह बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत होगा। केंद्र सरकार की तरफ से किए गए ऐलान में कहा गया है कि 18 वर्ष तक के जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हें हर माह आर्थिक मदद भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, 23 वर्ष की उम्र का होने पर इन बच्चों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने 75,000 लाभार्थियों को सौंपे घर। यूपी को दी 4,737 करोड़ रुपए की 75 परियोजनाओं की सौगात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित 3 दिवसीय कॉन्वेंशनल के मौके पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से आवास सौंपे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉन्क्लेव के साथ ही एक्सपो में लगाई गई आधुनिक आवासीय तकनीकों पर आधारित प्रदर्शनी भी देखी। यह कार्यक्रम केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग ने मिलकर आयोजित किया है।
इसके साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 75,000 लाभार्थियों को चाबी सौंपने के साथ ही उनसे संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे जो साथी झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बिताते थे उनके पास पक्की छत नहीं थी। ऐसे 3 करोड़ परिवारों को लखपति बनने का अवसर मिला है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों के लिए घर बनाने का पैसा केंद्र सरकार दे रही थी। इसके बावजूद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से पहले की सरकार गरीबों के लिए घर बनवाना ही नहीं चाहती थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। लखीमपुर कांड में एफआईआर, गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे पर साजिश रचने का आरोप। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार दर्ज किए गए मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर सुनियोजित तरीके से साजिश रचने का आरोप है। इन दोनों के साथ ही एफआईआर में 15 से 20 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में हत्या और दुर्घटना में मौत की धाराएं भी लगाई गई है। एफआईआर में अजय मिश्रा के वायरल वीडियो का भी जिक्र किया गया है। एफआईआर के अनुसार जिस दिन थार गाड़ी से किसानों को टक्कर मारी गई उस गाड़ी में बाईं तरफ आशीष मिश्रा बैठा हुआ था। आपको बता दें दोस्तों, इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए यूपी सरकार ने विशेष जांच दल के गठन का भी ऐलान किया है। इस एसआईटी में 6 सदस्य होंगे जो इस कांड की पूरी जांच करेंगे। वहीं खबर है कि लखीमपुर खीरी मामले में न्यायिक जांच कमेटी का गठन बुधवार को कर दिया जाएगा और 48 घंटे में न्यायिक कमेटी जांच शुरू करेगी। वहीं एसआईटी की तरफ से मामले में आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को इस केस में नामजद आरोपी बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जाइडस कैडिला की 2 डोज वाली कोविड वैक्सीन को तीसरी फेज ट्रायल की मंजूरी मिली। जी हां दोस्तों, देश की फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला की 2 डोज वाली कोविड वैक्सीन को तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जाइकोव डी की 2 डोज वाली वैक्सीन के तीसरे फेज ट्रायल की अनुमति दी है। इस बात की जानकारी फार्मा कंपनी की तरफ से दी गई है। जाइकोव डी पहली डीएनए वैक्सीन है। जाइकोव डी को पहले ही 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में इमरजेंसी यूज की अनुमति दी जा चुकी है। बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जाएगी वो 3 डोज की होगी। बीते 20 अगस्त को डीसीजीआई ने 3 डोज वाली वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सड़क दुर्घटना में घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं तो पाएंगे 5,000 रुपए का इनाम। जी हां दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क हादसों में घायलों को गोल्डन ओवर यानी 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए इनाम देने की योजना शुरू की है। ये योजना सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए लॉन्च की गई है, जो 15 अक्टूबर 2021 से लागू की जाएगी। मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों और परिवहन सचिवों को योजना से संबंधित पत्र भेज दिया है। सड़क हादसों में घायलों को अगर 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो मौतों का आंकड़ा काफी कम किया जा सकता है। देश में प्रति वर्ष करीब 1.5 लाख लोगों की सड़क हादसे में मौत होती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसी उद्देश्य से यह योजना लॉन्च की है। मंत्रालय ने नेक मददगार को पुरस्कार देने की योजना से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस योजना का उद्देश्य सड़क हादसों में घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना है। मंत्रालय के अनुसार इनाम के साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 10 सबसे नेक मददगारों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तालिबान ने 20 साल में हासिल की कई डिग्रियों को घोषित किया बेकार, कहा मदरसे हैं सबसे अच्छे। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की ओर से एक और बड़ा फरमान जारी किया गया है। तालिबानियों ने पिछले 20 साल के दौरान हासिल की गई डिग्रियों को बेकार घोषित कर दिया है। तालिबानियों की ओर से जारी फरमान में कहा गया है कि अफगानिस्तान में पिछले 20 साल के दौरान हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक की हासिल की गई डिग्री का कोई महत्व नहीं है। स्थानीय मीडिया में छवि खबरों के मुताबिक तालिबानियों ने साफ कर दिया है कि साल 2000 से लेकर 2020 तक की डिग्री अमान्य है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साथ एक बैठक के दौरान तालिबानी सरकार में उच्च शिक्षा के कार्यवाहक मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने साफ कर दिया है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान हासिल की गई हाई स्कूल से लेकर स्नातक तक की डिग्री किसी काम की नहीं है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात निकाय चुनाव में भाजपा का दमदार प्रदर्शन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सस्ते में सिमटी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के निकाय चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। गांधीनगर निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को एक बार फिर जीत मिली है। इसके अलावा पार्टी को 2 अन्य नगर निकायों में भी जीत मिली है। वहीं कांग्रेस ने देवभूमि द्वारका जिले में भाणवड नगर पालिका में जीत हासिल की। पहले यहां भाजपा का कब्जा था। जीएमसी चुनाव की सुबह 9 बजे मतगणना की शुरुआत के बाद से ही भाजपा ने बढ़त बनाए रखी। विरोधी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कभी भी लड़ाई में नहीं दिखे। अगले साल होने वाले राज्यसभा विधानसभा चुनाव से पहले हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को बदलने की वजह से जीएमसी चुनाव को भाजपा के लिए एक अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बैंक कर्मचारियों को आरबीआई का तोहफा, बैंक फैमिली पेंशन में हुआ रिवीजन, हर महीने बढ़कर मिलेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने आईबीए के अनुरोध के बाद बैंकों को पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त लायबिलिटी का 2021-22 से शुरू होने वाले 5 वर्षों में रिवीजन करने की अनुमति दी। आरबीआई ने कहा कि बैंकों को इस संबंध में वित्तीय विवरणों के लिए अपनाई जाने वाली लेखा नीति का खुलासा करना होगा। ये छूट भारतीय बैंक संघ के अनुरोध के बाद दी गई है। इसमें बताया गया है कि कुछ बैंकों के लिए 1 वर्ष में फैमिली पेंशन में संशोधन के संबंध में बड़ी मात्रा में लायबिलिटी का इंतजाम करना मुश्किल होगा। बैंक के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन को 1 नवंबर 2020 के 11वें द्विपक्षीय निपटान और ज्वाइंट नोट के हिस्से के रूप में संशोधित किया था। आरबीआई ने बताया कि मुद्दों की नियामक दृष्टिकोण से जांच की थी और एक असाधारण मामले के रूप में यह फैसला लिया गया है कि उपरोक्त निपटान के तहत आने वाले बैंक मामले में कई बड़े कार्यवाही कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार देने जा रही है 50 लाख रुपए का बीमा लाभ। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा लाभ देने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 11 लाख से अधिक सहायिकाओं को 50 लाख रुपए के बीमा का लाभ मिलेगा। यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सूत्रों द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना काल में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स ने कोरोना ड्यूटी पर रहते हुए जोखिम भत्ता और बीमा कवर की अपनी मांग रखी थी। इसके साथ ही वो नियुक्तियों को नियमित करने की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल भी कर रही थी। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में आशा कार्यकर्ता कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से अपने काम करने की स्थिति और कम वेतन का विरोध कर रही थी। आपको बता दें दोस्तों, आशा कार्यकर्ता किसी भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए संपर्क का पहला बिंदु है। वे भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सबसे वंचित और सबसे हाशिए पर लाकर भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को विकेंद्रीकृत करने में मदद की है। आशा कार्यकर्ताओं ने संस्थागत प्रसव में सहायता करके मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर बच्चों के लिए सरकार के पोषण कार्यक्रम को चलाने का भी जिम्मेदारी होती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपके द्वारा किया गया लाइक और डिसलाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, केरल के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, सिक्किम, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और छत्तीसगढ़, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों 7 सालों में सबसे महंगा हुआ कच्चा तेल। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग।
जी हाँ दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को तगड़ा झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 7 साल में अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसे में घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की चिंताएं बढ़ा रही है। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 39 पैसे से बढ़कर 102 रुपए 64 पैसे हो गई है। वहीं डीजल की कीमत भी 91 रुपए 8 पैसे पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोने में 269 रुपए तो चांदी में 630 रुपए की शानदार बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में तेजी का रुख रहा। फिर भी गोल्ड 46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर से नीचे ही बना रहा। वहीं चांदी के दामों में आज शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 45,497 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसके अलावा चांदी 59,074 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। भारतीय सराफा बाजार के उलट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दामों में गिरावट आई, जबकि चांदी के दामों में खास बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में सोने के भाव में 269 रुपए प्रति 10 ग्राम की ठीक ठाक तेजी दर्ज की गई, जिससे देश की राजधानी में सोने का दाम 45,766 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं बात करें चांदी की तो दोस्तों, चांदी में 630 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई, जिससे यह 59,704 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत की हॉकी टीमें कॉमनवेल्थ गेम से हटी, ब्रिटेन को दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, भारत कोविड-19 से जुड़ी चिंताओं और देश के यात्रियों के प्रति ब्रिटेन के भेदभावपूर्ण क्वारंटाइन नियमों के कारण 2022 बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम की हॉकी प्रतियोगिता से मंगलवार को हट गई है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ने महासंघ के फैसले से भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बन्ना को अवगत करा दिया है। भारत के प्रति ब्रिटेन के दोहरे रवैये को भी इस निर्णय के पीछे अहम माना जा रहा है। ब्रिटेन ने एक दिन पहले भारत में अगले साल होने वाले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से हटने का फैसला किया था। भारत का फैसला इसका जवाब माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फिजिक्स के नोबेल प्राइज 2021 का ऐलान। एस्क्यूरो मोनेबे, क्लाउस होलसेलमैन और जियोर्जियो पारसी को मिला सम्मान। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स के साल 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो चुका है। इस साल का भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्क्यूरो मोनेबो, क्लाउस होलसेलमैन और जियोर्जियो पारसी को दिया गया है। तीनों लोगों को यह पुरस्कार जटिल फिजिक्स सिस्टम की समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। आने वाले दिनों में रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ताइवान ने चीन को दी चेतावनी, कहा द्वीप पर हमला किया तो होगा भयावह परिणाम। जी हाँ दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच ताइवान ने चीन को चेतावनी दी है। कहा है कि यदि चीन अपने युद्धक विमानों की घुसपैठ के बाद द्वीप पर कब्जा करता है तो क्षेत्रीय शांति के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार ताइवान की राष्ट्रपति त्याइस इंग-वेन ने चीन को चेतावनी देते हुए बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि चीन ने अगर ताइवान पर कब्जा किया तो पूरे एशिया में इसके गंभीर और विनाशकारी परिणाम होंगे। फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में ताइवान के राष्ट्रपति ने लेख लिखा है। उन्होंने कहा है कि ताइवान सैन्य टकराव नहीं चाहता, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा उसे करने से ताइवान नहीं चूकेगा। आपको बता दें दोस्तों, शुक्रवार से अब तक यानी 4 दिनों में लगभग 150 चीनी युद्धक विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है, जिसमें सोमवार को 56 जेट विमानों के ताइवान में घुसने से आक्रामकता में नाटकीय वृद्धि हुई है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है 2022 का कॉमनवेल्थ गेम किस देश में खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।